नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे, एक ऐसी विषय वस्तु पर जिसका सामना हम में से हर कोई करता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कृषि विधेयक 2020 के बारे में, फार्म बिल 2020, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास होके कानून का जामा पहन चुका है। दोस्तों आखिर कृषि बिल 2020 है क्या, और क्यों इसके पास होते ही लोकसभा और राज्यसभा से जब ये पास हुआ और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर भी हो गए, अब ये पूरी तरह से कानून का जामा पहन चुका है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बिल है क्या, क्यों इसका इतना विरोध किया गया। पक्ष ने अपने तर्क रखे, विपक्ष ने अपने तर्क रखे, लोगों के अपने अपने तर्क थे, तो पूरी पड़ताल करेंगे हम। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों 5 जून जब लॉकडाउन था इस देश के अंदर, सब कुछ पूरी तरह से ठप था। 5 जून को सरकार अचानक अध्यादेश लाती है और उस अध्यादेश के जरिए 3 अध्यादेश लाकर उन 3 अध्यादेशों को पारित किया जाता है। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता अध्यादेश क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि अध्यादेश कानून लाने का वो तरीका होता है जिसमें रूलिंग पार्टी अपनी कैबिनेट मीटिंग बुला के किसी कानून को पास करती है, और वो कानून अगले 6 महीने तक मान्य होता है। अगले 6 महीनों में उसको आपको पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना होता है बहुमत से, और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वो पूरी तरह से कानून बन जाता है। तो उसको बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में आपको पेश करना होता है। और अध्यादेश तब लाया जाता है जब आपको किसी कानून को बहुत जल्दी में लाना हो और उस समय पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो। तो इसी तरह 5 जून को भारत सरकार 3 अध्यादेश कृषि बिल से जुड़े हुए लेकर आई, और उसके बाद जब सितंबर में हालात सामान्य हो गए, हमारे देश की संसद चालू हो गई, तो उसने पहले ही दिन इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा। भारी विरोध के बावजूद, विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के बावजूद ध्वनि मत से लोकसभा में ये बिल पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ। राज्यसभा में भी काफ़ी गतिरोध हुआ, बिल का काफ़ी विरोध हुआ, बहुत हंगामा हुआ, यहाँ तक कि कुछ विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड भी किया गया पूरे हाउस के लिए। और उसके बाद ये राष्ट्रपति जी से सिग्नेचर भी हो गया और यह पूरी तरह से कानून का जामा पहन चुका है। तो आखिर है क्या कृषि विधेयक 2020 में? देखिए, कृषि विधेयक 2020 मोटे तौर पर 3 कानूनों का गठजोड़ है। जो इसमें पहला कानून है, उसको अगर आप शॉर्ट भाषा में या मैं अपनी देसी भाषा में बोलूँ तो वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रमोशन एंड ट्रेड बिल है। इस बिल के अंदर भारत सरकार इस कानून के माध्यम से किसानों को ये छूट देती है कि वो अपने माल की, अपने फसल की, चाहे किसी भी चीज़ की फसल हो, उसकी मार्केटिंग अपने तरीके से कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य में किसी भी समय बेच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे बेच सकते हैं? उसके लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल अगले आने वाले टाइम में सरकार बनवाएगी। और पहले से एक पोर्टल जिसको हम ई नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मैकेनिज़्म, ई नाम करके ऑलरेडी एक वेबसाइट है जिसमें किसान को जाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी फसल की फ़ोटो खींचनी होगी, और उसके ज़रिए वो देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए व्यवसायियों के साथ सीधे टच में आ जाएंगे। और उसके बाद जो व्यवसायी सिलेक्ट करेगा जिस भी स्टेट का, वो बताएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसका होगा, ट्रेडर्स का होगा या किसान का होगा। कुल मिला के किसान को एक छूट दी गई है कि वो अपने फसल की मार्केटिंग, वो अपने फसल की क्रय विक्रय भारत के किसी भी राज्य में कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले क्या व्यवस्था थी? इससे पहले व्यवस्था ये थी कि आप जिस भी राज्य में हैं, जिस भी ज़िले में हैं, उस राज्य और ज़िले से जुड़ी हुई एक मंडी हुआ करती थी, जो कि एपीएमसी एक्ट के थ्रू थी। एपीएमसी एक्ट मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी, जो कि मंडी समिति जिसको कहते थे। मान लीजिए आप बिजनौर में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बिजनौर की जो मंडी है, जो आपकी नियरेस्ट मंडी है, किसान वहाँ पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद के फसल को लेके जाएगा, और उसके बाद या तो वहाँ पर आड़ती, कमीशन एजेंट, या फिर वो एफसीआई के गोदामों तक माल पहुँचाएगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि पहले भी, इस कानून के लागू होने से पहले भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा था। एमएसपी क्या होता है? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट फसल वाइज फिक्स करती है कि इस फसल को इतने से नीचे में नहीं बेचा जा सकता या नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि सरकार के खुद आंकड़े ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 6 से 7% किसानों को ही
मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी मिल पाता है। बाकी 94% किसान आज भी औने पौने दामों पर आड़तियों को या मंडी समिति के लोगों को या एफसीआई के गोदामों पर बेच देते हैं। एफसीआई के गोदाम जो कि सरकारी हैं और जिनको एमएसपी पे अनाज लेना चाहिए वो भी कई बार नहीं लेते हैं। उनके अफसर भ्रष्टाचार करते हैं, फसल में कमी बताकर उनको औने पौने दामों में ले लेते हैं और बाद में प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज से पहले किसानों पर अत्याचार नहीं हो रहा था या किसानों को पूरी तरह से एमएसपी मिल रही थी। लेकिन इस कानून के आने के बाद जो मुझे एक पॉजिटिव पक्ष ये दिखता है कि इस कानून के आने के बाद किसानों को ये स्वतंत्रता हो जाएगी कि वो अपने माल की मार्केटिंग, अपने माल की क्रय विक्रय पूरे भारत में कहीं भी कर पाए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा जो बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल क्या बिल है? इस बिल में भारत सरकार ये छूट देती है किसानों को कि वो किसी भी फसल को उगाने से पहले डायरेक्ट किसी भी कॉरपोरेट हाउस से या किसी भी बड़ी कंपनियों से, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, ग्रोफर्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, या किसी भी बड़े कॉरपोरेट घराने से सीधे टाई अप कर कर उनकी बताई हुई चीज़ की उपज कर सकते हैं और एक पहले से तय मूल्य पर वो अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट ये हैं कि किसानों को कई बार होता क्या है ज़्यादातर मामलों में कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा ओलावृष्टि, हिमपात, बाढ़, सूखा ये पड़ता रहता है और किसानों की पूरी मेहनत के बाद भी किसानों की फसल खराब जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा ये होगा कि जब पहले से ही कॉरपोरेट घराने आपसे टाई अप कर लेंगे कि भाई फ़लानी फसल आप हमें चाहिए, आप इसको उगाओ और हम इस पर्टिकुलर रेट पर आपको पैसा देंगे, तो उसमें किसानों के रिस्क को एक श्योरिटी मिलेगी कि कोई रिस्क नहीं रहेगा। कम से कम इतना प्राइस जो हमने तय किया है ये तो मिलेगा ही किसी कंडीशन पे। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स ये हैं, कुछ लोगों का ये कहना है, जो लोग विरोध करते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि भाई मान लीजिए कल में खुले बाज़ार में अगर उस अनाज की कीमत बढ़ गई तो क्या कंपनियां बढ़ी हुई कीमत देंगे? नहीं दोस्तों, इतना तो ड्रॉबैक्स रहेगा ही इस बिल का, क्योंकि देखिए जो कॉरपोरेट कंपनी पहले से ये गारंटी लेगी कि हम आपको इतना पैसा कम से कम देंगे, तो बाद में अगर उस फसल की कीमत बढ़ भी जाए तो कंपनी मुनाफे में से आपको तो नहीं देगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर इंश्योर करेगी वो कंपनी कि कल को किसी भी वजह से अगर नुकसान होगा तो कम से कम आपको जो एक बेसिक प्राइस जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम फिक्स किया होगा वो आपको आपकी फसल का मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आता है कि जो दूसरा बिल है कृषि विधेयक, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, ये भी किसानों के हित में है और कम से कम आंशिक रूप में हमें इसे लागू करके देखना चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जो तीसरा बिल है उस पर मुझे भी आपत्ति है, क्योंकि वो तीसरा बिल मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने उसको पूरा पढ़ा। तीसरा बिल है एसेंशियल सर्विसेज प्रोक्योरमेंट बिल, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जो बिल था, जिसमें सरकार ने ये रोक लगा रखी थी कि कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे दाल, तिलहन, धान, गेहूं, तेल, ये जो बेसिक चीज़ें जो हर घर में ज़रूरत होती है, इनका कोई भंडारण नहीं कर पाएगा एक लिमिट से ज़्यादा। 1955 में ये एक्ट आया था, उस एक्ट को इन्होंने निरस्त कर दिया है इस नए बिल में। तो ये मुझे बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात रही। और इन्होंने इस बिल में प्रोविज़न क्या डाला है कि सिर्फ 2 कंडीशन में, या तो बहुत बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर युद्ध की स्थिति में ही भंडारण नहीं किया जा सकेगा। यानी बाकी सामान्य स्थिति में कोई भी बड़ा व्यापारी आएगा, कोई भी बड़ा कॉरपोरेट हाउस आएगा और सीधे के सीधे वो किसानों से फसल उगवाएगा अपने मनचाहे रेट पे और उसके बाद भंडारण करेगा, और जब तक करेगा जब तक कि मार्केट में उसकी शॉर्टेज ना हो जाए, और उसके बाद मनचाहे दामों पर बेच पाएगा। तो ये एक कमी मुझे इस बिल में नज़र आती है, जो कि तीसरा बिल है जिसको हम आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल कह रहे हैं या एसेंशियल सर्विसेज प्रोक्योरमेंट बिल कह रहे हैं। क्योंकि देखिए भंडारण की खुली छूट तो मिल गई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर 3 हेक्टेयर से कम भूमि वाले 86% किसान हैं। यानी 86% किसान वो हैं जिनके पास बहुत कम भूमि है कृषि योग्य। तो उन बेचारों की हालत तो पहले से दयनीय है। तो उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो स्टोरेज कर पाएँ या भंडारण कर पाएँ। तो जाहिर सी बात है किसान जो बड़े व्यापारी होंगे, बड़े जमींदार होंगे, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां होंगी, वो उनसे अपनी कीमत पे फसल खरीद के भंडारण करेगी और वक्त आने पे उसको
बड़े दामों पे बेचेगी, जिससे जमाखोरी मुनाफाखोरी बढ़ेगी। और इस बिल में कहीं से भी ये कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कि उसकी क्या लिमिट होगी भंडारण की, यानी जितना मर्जी चाहे वो भंडारण कर सकते हैं, सिर्फ 2 कंडीशन को छोड़ के, एक प्राकृतिक आपदा और एक युद्ध। तो ये जो थर्ड बिल है ये मुझे भी समझ नहीं आया और मुझे लगता है कि ये नुकसानदायक है, किसानों के हित में भी नहीं है, खासकर उस देश में जहाँ पर 86% किसान के पास 3 हेक्टेयर से कम भूमि है और सिर्फ 14% किसान ही हैं जिनके पास 3 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। तो ये मुझे बड़ा अटपटा लगा, ये तीसरा बिल मुझे अटपटा लगा। लेकिन जो शुरू के 2 बिल हैं, जो मार्केटिंग ट्रेडिंग प्रमोशन वाला बिल और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बिल, वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगता है। विपक्ष को भी कुछ समय देना चाहिए और एटलीस्ट 6 महीने 1 साल हमें उसके रिज़ल्ट देखने चाहिए और उसके बाद अगर वो मनचाहा रिज़ल्ट नहीं आता तो उसके बाद हमें एक व्यापक आंदोलन करना चाहिए और उस बिल में अमेंडमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले उसका विरोध करना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो ये एक बैलेंस बिल है, इसमें कुछ कमियां भी हैं, इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी हैं और एक मौका तो हमें देना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने का। दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष आज, जो जैसे कांग्रेस हो गया, ये लोग भी इस बिल के कहीं ना कहीं समर्थन में थे। 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस के इस बिल के बारे में जिक्र है, मतलब वो उन्होंने कहा था कि अगर 2019 में हम सरकार में आए तो इस बिल को लाएंगे। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ इतना कहना है कि विरोध के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें एक प्रैक्टिकली 6 महीने या 1 साल तक इस बिल को देखना चाहिए, इस बिल से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना चाहिए, क्या प्रॉफिटेबल एंगल है, क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो देखना चाहिए। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि इस बिल से कोई फ़ायदा नहीं है तो हमें इसको विरोध करना चाहिए। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 65% लोग आज भी कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों पर आधारित हैं। तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उनके बारे में समझना चाहिए। एक आंकड़ा ये भी बोलता है कि 1947 में से लेकर अब तक कृषि की आय में सिर्फ 21 गुना वृद्धि हुई है, जबकि बाकी चाहे वो बिज़नेस हो, छोटे बिज़नेस हो, सरकारी कर्मचारी हों, उनकी इनकम में 1947 से अभी तक लेके 200% वृद्धि हुई है। तो आप सोचिए कि कृषि क्षेत्र के साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब कृषि विधेयक बिल के बारे में पढ़िए, तब जाके अपनी राय बनाइए। और इसके कुछ अपने पक्ष भी हैं, कुछ विपक्ष भी हैं, और मैंने पूरी कोशिश की कि आंकड़ों के साथ एक निष्पक्ष रिपोर्ट में आपको दिखा पाऊँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और मेरे हिसाब से मैंने तीनों बिलों का आपको सिलसिलेवार बताया कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। आप लोग भी पढ़िए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं हमेशा इस तरह के मुद्दों पे बात करता हूँ जिस पे आमतौर पर लोग बात नहीं करते यूट्यूब चैनलों पे। ये कोई इंटरटेनिंग वीडियोस नहीं है, ये नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाता हूँ पूरे फैक्ट और फैक्चुअल्स को पढ़कर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।